हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ठीक है। जिसमें अपन ने 4 कंपोनेंट्स देखे थे, यानी कि 4 सब डिवीजन देखे थे अपन ने मनी मार्केट के। तो सबसे पहला था कॉल मनी मार्केट, फिर दूसरा था कमर्शियल बिल मार्केट, थर्ड था ट्रेजरी बिल मार्केट और फोर्थ था शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। तो ये क्या है, ये कंपोनेंट्स है मनी मार्केट के। उसका हमने फिर डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी देखा था। उसके बाद हमने देखा था फंक्शंस क्या है मनी मार्केट के। उसमें अपन ने 6 फंक्शंस देखे थे। उसके बाद हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट किस तरह से इम्पोर्टेंट है। और आज हम देखने वाले हैं इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट में कौन से इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी मार्केट में स्पेसिफिक कमोडिटीज़ कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें वो मार्केट डील करता है। उसी तरह से मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट, कि कौन से इंस्टीट्यूशंस मनी मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शंस में। फॉलोइंग आर द अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट, यानी कि सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं मनी मार्केट के। तो सबसे पहले कौन सा है, कमर्शियल बैंक। दूसरा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा है एक्सेप्टेंस हाउसेस। फोर्थ है बिल ब्रोकर्स एंड फिफ्थ है 10 सेंट्रल बैंक्स, यानी कि अपनी सबसे बड़ी बैंक जो है आरबीआई। ठीक है। तो ये सारे 5 जो है ये इन्वॉल्व होते हैं मनी मार्केट में। ठीक है, ये जो 5 इंस्टीट्यूट्स है ये इन्वॉल्व होते हैं मनी मार्केट में। तो इसका अपन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कमर्शियल बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स इन द मनी मार्केट. Commercial banks usually employ their excess fund to grant short-term loans to the money market. They discount and rediscount commercial papers such as bill of exchange and facilitate trade commerce by mobilizing the flow of funds. तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, जब भी मार्केट में यानी कि मनी मार्केट में जब भी मनी की डिमांड हो तो कमर्शियल बैंक मनी मार्केट में फंड्स प्रोवाइड करता है, ताकि क्या हो, मोबिलाइज हो फंड। यानी कि फंड का जो फ्लो रहे वो एक जगह से दूसरी जगह, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री तक फ्लो होता रहे। इसीलिए क्या होता है, कमर्शियल बैंक का इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है मनी मार्केट में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बिल ऑफ एक्सचेंजेस जब डिस्काउंट होते हैं तब किसके पास जाता है, तो कमर्शियल बैंक के ही पास ही डिस्काउंट करने के लिए वो जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिस्काउंट होता है तो वो किसके साथ डिस्काउंट किया जाता है, कमर्शियल बैंक के साथ ही। इसीलिए क्या है, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस है जो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल अपने मनी मार्केट में। फिर है सेकंड पॉइंट में बोला गया है, एज अ प्रोफेसर सेन पॉइंट्स आउट, इन द बिल मार्केट ऑफ एडवांस कंट्रीज एक्सेप्टेंस हाउस एंड बिल ब्रोकर्स आर important institutions. Acceptance houses specializes acceptance or guarantee of trade bills. Discount houses and bill brokers are dealers buy and sell bills drawn on the acceptance houses as well as other bills. Usually discount houses specializes the discounting bill of exchange and finance drawer of the bills. तो ये एक्सेप्टेंस हाउसेस का क्या काम क्या होता है, कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको डिस्काउंट किया जाता है, या फिर जो भी मार्केट में अपने इंस्ट्रूमेंट्स घूम रहे हैं उनको या अगर एक्सेप्ट करना हो, उनका अगर पेमेंट करना हो, तो ये कौन से हाउसेस इनको एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्टेंस हाउसेस इनको एक्सेप्ट करते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि कमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल्स है, अगर इनको एक्सेप्ट करना रहा तो ये किसके साथ एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेंस हाउसेस। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे अपने बैंक्स का फंक्शन होता है पैसे लेना या फिर देना, उसी तरह से इन एक्सेप्टेंस हाउसेस का भी फंक्शन होता है कि जो भी बिल ड्रॉ किया गया है मार्केट में उनको एक्सेप्ट करना और उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। तो ये एक्सेप्टेंस हाउसेस का भी एक मेजर इंस्टीट्यूट्स है मनी मार्केट में। फिर आते हैं अपने थर्ड वन, कौन सा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज such as insurance companies and other financial business corporations also operate in the money market with their short term lendable resources. देखिए आपने देखा होगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि ये इंस्टीट्यूट्स ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसमें बैंकिंग फंक्शंस तो होते हैं लेकिन उनको बैंक का दर्जा नहीं दिया जाता है। जैसे कि बैंक में कैसे पैसे लेना या फिर देना, लोन ये लेना या फिर देना का काम किया जाता है, उसी तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अगर अपने को एग्जांपल देखना होगा तो आपने देखा होगा कई बार टीवी में
मुथूट का ऐड आता है, ठीक है। उसके बाद मन्नपुरम गोल्ड लोन करके आता है, मन्नपुरम गोल्ड लोन, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है जिनको बैंक्स के जैसे काम करने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वो बैंक्स नहीं होती है। तो इसीलिए कई बार ये क्या, ये शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए ये इंस्टीट्यूट्स भी इम्पोर्टेंट रोल पर प्ले करते हैं। उसके बाद है द सेंट्रल बैंक ऑक्युपाइज हाईएस्ट प्लेस इन द मनी मार्केट। इट इज़ द फाइनेंशियल मॉनिटरी अथॉरिटी एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस। तो सेंट्रल बैंक यानी कि किसे कहा जाता है, आरबीआई को, ठीक है। किसी भी कंट्री की अपेक्स बैंक जो होती है वो होती है उस बैंक की, उस कंट्री की मेन बैंक। तो अपने इंडिया की कौन सी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है और एक मॉनिटरी अथॉरिटी होती है, ठीक है। The central bank is the lender of last resort and the control of money market. In India, the Reserve Bank of India is the central bank of our country. The Bank of England is the central bank of England. तो जैसे इंडिया की आरबीआई है वैसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ये किसकी है, इंग्लैंड की है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि मॉनेटरी अथॉरिटी होती है उसके पास, सभी तरह की पॉलिसीज वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए मनी मार्केट का भी बहुत सारे रेगुलेशन आरबीआई ही करता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्या बोला है अपने को, देयर आर मनी मार्केट्स of a short in almost every country in the form of institutions dealing in short term credit. Some of these markets are highly developed while other are relatively underdeveloped. तो कई कंट्रीज़ में देखा है हमने कि मनी मार्केट जो होता है वो कैसा होता है, डेवलप्ड होता है, और कई कंट्रीज़ में अंडर डेवलप। जैसे अपने इंडिया में कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी अंडर डेवलप मार्केट है उनका। जैसे अपन ने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट में, देखिए कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि कमर्शियल बिल मार्केट जो ये क्या है, अभी अंडर डेवलप है। ये देखिए यहाँ पे, इन इंडिया बिल मार्केट इज़ अंडर डेवलप्ड। क्या है ये अभी डेवलपमेंट के थोड़ा सा दूर है, ये इनकी डेवलपमेंट हो नहीं पा रही है। तो इसी तरह से इस पॉइंट में भी अपने को यही कहा गया है कि कई सारे मनी मार्केट जो है वो कई सारे कंट्रीज़ में डेवलप्ड भी है और कई सारे कंट्रीज़ में अंडर डेवलप भी है, ठीक है। तो ये हो गए अपने इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट। अभी अपन देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट में अपन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील कर सकते हैं, यानी कि मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहला है ट्रेजरी बिल्स, फिर है कमर्शियल पेपर, फिर है कॉल मनी, फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिर है कमर्शियल बिल्स, ठीक है। तो अपन अभी एक एक देखते हैं। तो सबसे पहला है ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल मार्केट हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि ट्रेजरी बिल मार्केट में क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, आरबीआई को बोलता है कि आप बिल्स इशू करो मार्केट में पब्लिक को, ताकि वो पब्लिक उस बिल्स को सब्सक्राइब करे और फिर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास फंड आ सके। तो इनका ये क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, इस तरह से ये बिल्स इशू किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेजरी बिल्स है ये किसके मल्टीपल्स में इशू किया जाते हैं, 25,000 के मल्टीपल्स में इशू किया जाता है। जैसे कि 5-10 हज़ार का ट्रेजरी बिल इशू नहीं होता है, ये 25, 50, 75, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.75, 2 लाख, इस तरह से ये ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। और इनकी खासियत क्या होती है कि ये एक इशू जो होता है इनका, ये किस पे होता है, ये होता है डिस्काउंट पे, और मैच्योरिटी किस पे होती है, पार वैल्यू पे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आने वाला है, ये जो है ये इसका एग्जांपल ही अपन पढ़ने वाले थे, तो अपन डिटेल में देखते हैं अभी। ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है और 1 दिन से लेके 1 साल तक का होता है, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, और ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज issued by Reserve Bank of India on behalf of central government for funding fulfilling short-term requirement of fund. They are issued at discount and are paid at par. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन पे आरबीआई उसको इशू करता है पब्लिक के लिए, ठीक है। उनका इशू किस तरह से होता है, डिस्काउंट पे हो, और पेड कैसा होता है, पार वैल्यू पे। जैसे कि इशू किया जाएगा 20,000 में
और पेड कितने में किया जाएगा उसको, 25,000 में। यानी कि पब्लिक से 20,000 लिए जाएंगे। जैसे ही उसका टाइम पीरियड हो जाता है, यानी कि 91 डेज होते हैं, तो पब्लिक को कितना पैसा मिलेगा उसका, 25,000 मिलेगा। तो इस तरह से ये होता है कि इशूड एट डिस्काउंट और मैच्योर्ड एट पार। This difference between the issue and redemption price is the interest payable. They are highly liquid and no risk of default of payment is there. ठीक है, दे आर इशूड इन 25 रुपीज़ 25,000 और इन मल्टीपल देयर ऑफ। देखिए क्या होता है, नो रिस्क है इसमें। नो रिस्क क्यों है, क्योंकि इशू कौन कर रहा है इसको, आरबीआई। किसके ऑर्डर पे, गवर्नमेंट पे ऑर्डर पे। अगर कोई भी सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट बोल रहा है इशू करने के लिए, तो वो किस तरह से होगा, वो नो रिस्क पे ही होगा, उसकी फुल्ली सिक्योर्ड रहेगी वो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया, वो हाईली लिक्विड होता है और उसमें नो रिस्क है। तो इसी का अभी अपन एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज एन इन्वेस्टर परचेसेस 108 ट्रेजरी बिल फॉर रुपीज़ 1,38,000। ठीक है, तो मैंने एक ट्रेजरी बिल परचेस किया 108 दिन वाला 1,38,000 में, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1,50,000, यानी कि 12,000 का डिफरेंस है। तो ये जो 12,000 का डिफरेंस है, यही क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट होगा। ऑन मेच्योरिटी ही रिसीव्स 1,50,000। The difference of rupees 12,000 in the issue and redemption price is the interest received by him। ठीक है, तो एक पर्सन, ठीक है, 108 डेज वाला टी बिल जो है वो सब्सक्राइब कर रहा है, कितने में, 1,38,000 में, और मैच्योरिटी पे उसको मिलने वाले हैं 1,50,000। तो ये जो 12,000 आ गया इसका, तो ये क्या होगा, उसका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेजरी बिल काम करता है। तो ये क्या है, अपना एक इंस्ट्रूमेंट है। तो कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, तो दूसरा अभी अपन देखते हैं। दूसरा है अपना इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर क्या है, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर। ठीक है, तो मैच्योरिटी पीरियड इसका कितना है, 15 डेज टू 1 ईयर। और क्या है, ये अनसिक्योर्ड है, ये इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिंस इट इज़ अनसिक्योर्ड, इट इज़ इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। तो ये जब भी आप यहाँ पे सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड देखो, तो आप से वो समझ जाना चाहिए कि सिक्योर्ड अगर रहा तो इसको कौन इशू कर रहा है, गवर्नमेंट इशू कर रहा है। और अनसिक्योर्ड रहा तो इसको कौन इशू कर रहा है, इसको इशू कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज, लेकिन ऐसी कंपनीज जो क्रेडिट वर्दी है। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज कौन सी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है। ये कंपनीज प्राइवेट तो है, लेकिन ये क्या है, क्रेडिट वर्दी है। इनका क्रेडिट है मार्केट में, इनके नाम पे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बिक सकता है। तो इनको अगर कोई शॉर्ट टर्म फंड लगा, जैसा रिलायंस, इनको अगर कोई शॉर्ट टर्म फंड लगा, तो ये क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं 15 दिन से लेके 1 साल के बेस में। और उनको फिर वो जो भी जिन्होंने भी इनके कमर्शियल पेपर को सब्सक्राइब किया या फिर ख़रीदा, तो उनको वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल पेपर इज़ इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। जैसे अपन ने ऊपर देखा था किसमें, ट्रेजरी बिल्स में, कि वो किस पे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होता है और रिडीम पार पे होते हैं। तो उसी तरह से कमर्शियल पेपर भी होता है। It is negotiable and transferable by endorsement. The fund raised through commercial paper can be used for fulfilling seasonal and working capital needs. तो ये कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, तो प्राइवेट कंपनीज इशू करते हैं, क्रेडिट वर्दी कंपनीज इशू करते हैं। तो किस लिए इशू करते हैं, तो उनको अगर 15 दिन से लेके 1 साल तक कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है, तो अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो कमर्शियल पेपर का इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मीटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड अ डिबेंचर, दैट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। तो एक छोटा सा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कमर्शियल पेपर किस तरह से होता है। उसके बाद है कॉल मनी। कॉल मनी भी अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉल मनी का कैसा होता है। कॉल मनी इंटर बैंक होता है, बैंक के बीच में ये कॉल मनी वर्क करता है। जब भी बैंक के पास एक्सेस मनी होता है, तो वो दूसरे बैंक को दे देता है यूज़ करने के लिए। कितने दिन के लिए, 1 दिन से लेके 15 दिन के लिए। ठीक है, अगर वो 1 दिन के लिए देता है तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। 1 दिन के अगर दिया तो उसको बोलते हैं कॉल मनी।
1 से 15 या फिर 14 बोलेंगे इसको अपन, 1 से <<15 यानी कि 14, 1 से 14 दिन के लिए अगर दिया है तो उसको बोलेंगे अपन नोटिस मनी। ये मैंने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, लेकिन इसको अभी अब फिर से आया तो देख लेते हैं। और अगर 15 दिन से ज़्यादा का दिया है तो इसको बोलेंगे अपन टर्म मनी। ठीक है, तो कॉल मनी इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। तो यानी कि बैंक से बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म फंड की अगर किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए कॉल मनी दिया जाता है। इट हैज़ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days. All the commercial banks are required to maintain cash balance which is known as cash reserve ratio. देखिए आपने देखा था, तो कैश रिजर्व रेशो यानी कि मिनिमम जो होता है उनको एक बैलेंस अमाउंट मेंटेन करना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कैश रिजर्व रेशो। अपन ने CRR और SLR देखा ही है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप्स ऑन चेंजिंग दिस रेशो फ्रॉम टाइम टू टाइम, thus affecting availability of funds providing loans with the banks. Call money is facility under which bank borrows money from each other to maintain CRR at the rate of interest known as call rate. तो अपना CRR मेंटेन करने के लिए, और इसका रेशो कैसा होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेते हैं और उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं ये लोग, कॉल रेट बोलते हैं। ठीक है, दिस रेट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। तो इसका जो रेट है ये फ्लक्चुएट होता है डे टू डे बेसिस पे या फिर आवर टू आवर बेसिस पे, क्योंकि इसका टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म है। इसीलिए इसका जब भी कैलकुलेशन होता है तो 1 घंटे के हिसाब से भी इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है। The relationship between call rate and other short-term instruments such as commercial paper, certificate of deposits, etc. is an inverse relationship. An increase in call money rate increases the demand for other short-term instruments. तो short term instruments की डिमांड भी बढ़ जाती है जब कॉल मनी का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है अपना कॉल मनी, बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस है। जब भी बैंक को शॉर्ट टर्म लोन की कोई ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे बैंक से उधार लेता है। उसका टाइम पीरियड 1 से 15 दिन का होता है। अगर 1 दिन के लिए है तो उसको कॉल मनी बोलते हैं, अगर 1 से 14 दिन के लिए लिया है तो उसको नोटिस मनी बोलते हैं, अगर 15 दिन से ज़्यादा का है तो उसको टर्म मनी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड इंस्ट्रूमेंट। फिर फोर्थ है अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। Certificate of deposits are the short-term instruments issued by commercial banks and financial institutions to the individual corporations and companies. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किस किस इसका टाइम पीरियड कितना है, तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। कौन इशू करता है इसको, तो कमर्शियल बैंक इसको इशू करती है। ठीक है, they are unsecured and negotiable. Such instruments usually issued by bank when they have tight liquidity positions because of slow growth of the bank deposits but the demand for credit is high. देखिए, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब कौन इशू करता है, तो कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं। कमर्शियल बैंक्स यानी कि जिन बैंक्स में अपने खाते हैं, जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गई, तो ये जो बैंक्स है ये कमर्शियल बैंक्स होती है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इस तरह के बैंक्स इशू करते हैं। तो अब ये बैंक्स इस तरह के सर्टिफिकेट इशू क्यों करते हैं, जब भी बैंक की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, यानी कि इनके पास जो है फंड कम आता है। ठीक है, फंड जो है उनके पास कम आ जाता है और इसीलिए इनको क्या होता है, ज़रूरत होती है कि कहीं से फंड आए अपने पास। तो ये क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं। और फंड इनके पास आ तो कम रहे लेकिन इनके पास से लोन लोग ज़्यादा लेके जा रहे हैं। लोन जो है वो क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो पैसे तो कम आ रहे हैं लेकिन लोगों को पैसा भी देना पड़ रहा है, इसीलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं जिसके ज़रिए पैसा जमा कर सके ये बैंक्स। और जैसे ही पैसा जमा हो जाता है फिर लोगों को फिर से ये लोन दे देते हैं। यानी कि जिनके पास एक्सेस मनी होता है वो क्या लेता है, इनसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेता है और फिर ये बैंक्स जिनको ज़रूरत है पैसे की उनको ये पैसे दे देती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स तो क्या होगा, इनका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा और लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। इसमें से ही थोड़ा सा अमाउंट जो भी ये सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट ले रहे हैं उनको दिया जाएगा और कुछ अमाउंट फिर बैंक भी रखेगा। इससे क्या होगा, बैंक का बिजनेस चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको एग्जांपल
कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं, ठीक है। तो ये इशू क्यों करते हैं, जब भी बैंक के पास पैसा कम होता है लेकिन लोन की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, तो लोगों को देने के लिए इनके पास नहीं पैसा नहीं होता है, इसीलिए सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास पैसा आ जाता है और फिर वही पैसा वो लोगों को लोन के फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू किए जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, एक है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द फर्म। तो कमर्शियल बिल क्या होता है, ये क्रेडिट सेल के लिए होता है, यानी कि उधारी में जब भी कोई आइटम खरीदा जाता है तब उसके लिए फिर वो कमर्शियल बिल्स ड्रॉ किए जाते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म निगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट। इन द केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट द बायर इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर। जब भी कोई गुड्स उधारी में बेचा जाता है तो जो बायर होता है वो एक स्पेसिफिक डेट दिए जाती है फ्यूचर में, उसके उस डेट पर उसको पेमेंट करना होता है। The seller could either wait till the maturity date or draw a bill of exchange. When this bill is accepted by a buyer, it becomes a marketable instrument and it is called a trade bill. If the seller wants to fund before the maturity date, he can get the bill discounted from the bank. When the commercial bank accepts the trade bill, it becomes a commercial bill. ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या कहा गया है, अपन ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था लेकिन फिर से इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेलर है और एक बायर है। बायर ने इससे क्या किया, गुड्स खरीदे, तो फिर सेलर ने क्या किया, इस पे जो है ये एक ट्रेड बिल ड्रॉ किया, ठीक है। ट्रेड बिल जैसे ही, क्योंकि क्या हो गया, सेलर को इससे पैसे लेने हैं, तो ट्रेड बिल इसने जैसे ही ड्रॉ किया, तो सपोज अपन ट्रेड बिल लेते हैं, 1 लाख के इसने गुड्स खरीदे, तो ये ट्रेड बिल कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का। अब बायर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको दिसंबर महीने में पैसे पे करूँगा, ठीक है। और अभी महीना कौन सा चल रहा है, सपोज ये ट्रांजैक्शन हुआ है जून महीने में, ठीक है। तो बायर ने प्रॉमिस किया कि भाई मैं दिसंबर महीने में आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो सेलर बोला ठीक है भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा मेरे को। लेकिन क्या होगा, फिर अक्टूबर महीने में सेलर को पैसे की ज़रूरत आन पड़ी 80,000 की, ठीक है। अभी इसके पास पैसा तो है नहीं क्योंकि इसका काम अड़ा है, लेकिन इसको पैसे की ज़रूरत भी है 80,000 की। तो ये बिल तो इसके पास है ही, 1 लाख का ट्रेड बिल तो है ही, किसके पास, सेलर के पास। तो सेलर क्या करता है, सेलर जाता है फिर कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जाता है, उनको बोलता है कि भाई मेरे पास 1 लाख का ट्रेड बिल है, आप इसको डिस्काउंट करके मेरे को जो भी पैसा मिलता है वो आप दे दीजिए। फिर कमर्शियल बैंक बोलते हैं ठीक है भाई, आपका बिल हमको दे दो। तो ये 1 लाख का बिल कमर्शियल बैंक को मिल जाता है और कमर्शियल बैंक इसके बदले डिस्काउंट करके इसको 80,000 दे देते हैं, ठीक है। तो ये 80,000, जब भी ये 80,000 का बिल बन जाता है तो इसको बोलते हैं अपन कमर्शियल बिल, ठीक है। तो जब ये बैंक के पास से डिस्काउंट होके आता है तब इसको बोलते हैं अपन कमर्शियल बिल। तो ये बिल फिर इसको मिल जाता है, और जब भी ये बायर पेमेंट करने आएगा तो ये पेमेंट किसको करेगा, फिर ये करेगा बैंक को, कमर्शियल बैंक को, क्योंकि ये जो 1 लाख का बिल है ये किसके पास आ गया है, अभी बैंक के पास आ गया है। तो इस तरह से ये कमर्शियल बिल का मार्केट होता है। इसमें जो कमर्शियल बैंक है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि जब भी सेलर को फंड की ज़रूरत आन पड़ी और वो लेटर डेट वाला अगर उसके पास बिल रहा, जैसे कि ये दिसंबर वाला बिल रहा, तो और अगर उसको अक्टूबर महीने अक्टूबर महीने में ही पैसे की ज़रूरत आन पड़ी, तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाके उस बिल को वो डिस्काउंट करके अपनी शॉर्ट टर्म नीड को वो फुलफ़िल कर सकता है। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक का पूरा मेकैनिज़्म होता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने 5 इंस्ट्रूमेंट्स कम मनी मार्केट के। सबसे पहला था ट्रेजरी बिल्स, फिर था कमर्शियल पेपर, फिर था कॉल मनी, फिर था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और लास्ट है कमर्शियल बिल, ठीक है। तो अभी अपन अपना नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ठीक है। तो हमने अपने को पता ही है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में। तो
उसका इम्पैक्ट मनी मार्केट पे कैसा हुआ वो अपन अभी देखने वाले हैं, ठीक है। Money market basically refers to the section of financial market where financial instruments with high liquidity and short-term maturities are traded. तो मनी मार्केट में क्या होता है, हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है क्योंकि लेस देन 1 ईयर का पीरियड होता है उसमें, और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है। मनी मार्केट हैज़ बिकम अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज फॉर शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज ऑफ 1 ईयर और लेस, सच एज ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर। तो ये क्या कहा गया इसमें कि 1 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अपन किस में गिनते हैं, मनी मार्केट में। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। तो ये सारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के। इट इज़ बिलीव्ड बाय सर्टेन सेक्शंस ऑफ इंडियन कम्युनिटी दैट डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज इज मूव टूवर्ड्स द मेकिंग इंडिया कैशलेस इकोनॉमी। तो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसमें क्या किया गया था, 500 और 1000 के जो नोट्स है उसको क्या किया गया था, डिसकंटिन्यू किया गया था, यानी कि उनको बंद कर दिया गया था, और उसके बदले नए 500 और 2000 के नोट्स इशू किए गए थे, ठीक है। तो ये जो 500 और 1000 के नोट जो है ये जो बंद किए गए, तो इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा गया था इसके बारे में कि ये जो मूव किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये किसकी तरफ लेके जा रहा है हमें, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। यानी कि फ्यूचर में अपन कैश लेस हो जाएंगे, सारे व्यवहार जो है अपने वो डिजिटल होंगे। जैसे कि अभी यूपीआई का अपन इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ोन पे, इस तरह का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है पेमेंट के लिए, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का अपन यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए। तो डीमोनेटाइजेशन कब किया गया था, ऑन 8 नवंबर 2016 एट 8 PM। कब किया गया था, तो 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे गवर्नमेंट अनाउंस द डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ नोट्स विथ इमीडिएट इफेक्ट, गिविंग लिटल टाइम फॉर होल्डर्स or small time savers to convert their stocks of henceforth illegal tender money into legal tender money। तो क्या कहा गया था इन गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि 500 और 1000 के नोट्स 2008 नवंबर 2016 रात 8 के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि ये सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े रहेंगे, और जिन लोगों के पास भी ये 500 और 1000 के नोट्स हैं इनको जल्दी से जल्दी ये बैंक में जमा कर देने हैं और उनके बदले नए नोट्स ले लेने हैं, ठीक है। तो ये मूव किसके लिए किया गया था कि जो भी ब्लैक मनी है, लोगों के पास जितना भी 500 और 1000 के नोट जो थे वो घर में रखे हुए थे ब्लैक मनी के फॉर्म में, तो इस ब्लैक मनी को मार्केट से एलिमिनेट करने के लिए ये मूव गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, ताकि ब्लैक मनी या फिर जो भी काला पैसा है ये सारा मार्केट से रिमूव हो जाए। This was followed by the subsequent policy announcement from the Reserve Bank of India. This step was taken by RBI to ease the hardship faced by citizens. तो इस तरह से ये डीमोनेटाइजेशन किया गया था 500 और 1000 के नोट्स का, इसके बदले नए 500 और 2000 के नोट्स इशू किए गए थे। कुछ टाइम पीरियड दिया गया था लोगों को कि भाई अगर आपके पास पुराने 500 और 1000 के नोट्स है तो इनको आप बैंक में जमा कर दिए, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी शाखा में जाके आप इसको जमा कर सकते हैं, उसके बदले नए करेंसी नोट्स ले सकते हैं। और जिनके पास भी ज़्यादा मनी पाया जाता है तो उनके खिलाफ फिर वो लीगल एक्शंस भी लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी डीमोनेटाइजेशन के टाइम। तो अभी अपन इसका इम्पैक्ट देखने वाले हैं कि जो भी इम्पैक्ट इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से अपनी इकोनॉमी पे हुआ तो वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन इंडियन मनी मार्केट, जो अपना शॉर्ट टर्म मार्केट है उस पे इस डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। हेयर वी आर मोर कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन इंडियन मनी मार्केट। किस पे फोकस्ड है अपना, मनी मार्केट पे फोकस्ड है अपना। हेंस वी शैल डिस्कस दिस इशू ओनली अंडर द फॉलोइंग 6 हेड्स। तो अपन ने 6 हेड्स इसको क्लासीफाई कर लिया। सबसे पहला है स्टॉपेज ऑफ फेक करेंसी, फिर है इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स, फिर है कंट्रोलिंग ब्लैक मनी, फिर है डिक्रीज इन बैंक क्रेडिट, फिर है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, फिर है फ्लक्चुएशंस इन मनी मार्केट रेट्स। तो इन 6 पार्ट्स में अपन ने इसको इम्पैक्ट को डिवाइड कर लिया है, तो इसको अपन अभी एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना स्टॉपेज ऑफ फेक करेंसी। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ,
फेक करेंसी जो वो स्टॉप हो गई। फेक करेंसी जैसे कि 500 और 1000 हो गई थी, तो वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ फेक करेंसी द इंडियन मनी मार्केट हैज सफर अ लॉन्ग बट ड्यू to demonetization, fake currency automatically had gone up out of circulation and only currency issued by government remained in circulation. But after some time, according to report, again the fake currency of demonetization of 2000 had come into existence. देखिए, अपने पास जो थे पहले कौन से बड़े नोट्स थे, एक था 500 का और एक था 1000 का। तो ये 500 और 1000 के जो ये डुप्लीकेट नोट्स बहुत सारे बन गए थे। सेम टू सेम दिखने वाले 500 और 1000 के नोट्स मार्केट में कई जगह पे घूम रहे थे। इसीलिए आरबीआई ने बहुत सारे कैंपेन भी लॉन्च किए थे कि भाई आप ओरिजिनल नोट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो भी 500 और 1000 के फेक नोट्स मार्केट में थे, वो क्या हो गया, उनका चलन तो बंद ही हो गया। तो ये एक एडवांटेज हो गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या कहा गया है कि जैसे ये 500 और 1000 के नोट मार्केट में डुप्लीकेट नोट आए थे, उसी तरह से ये 2000 के नोट्स भी अभी डुप्लीकेट बनना चालू हो गए। तो आगे के टाइम में आप हैरान मत होइए कि 2000 के नोट्स भी बंद हो जाए तो। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्या होगा, स्टॉपेज ऑफ फेक करेंसी, यानी कि फेक करेंसी रुक गई मार्केट में। उसके बाद क्या है, तो इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स। तो जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों ने कैश रखना बंद कर दिया था साथ पास में सभी। नहीं तो लोग क्या करते थे कि लिक्विडिटी रहने के लिए कभी भी काम पड़ सकता है भाई, तो लोग घर में कुछ ना कुछ कैश रखते थे। लेकिन जैसे ये डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने क्या किया, सारे के सारे घर में जो पैसे थे वो बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। According to the report of bank deposits increases by 14 to 15%, but after demonetization bank deposit increases by 22%। देखिए कितना, 7 से 8% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ बैंक डिपॉजिट्स में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। दिस इज बिकॉज द पीपल टू केप्ट कैश इन हैंड इन द फॉर्म ऑफ 500 एंड 1000 नोट डिपॉजिटेड इन द बैंक इन देयर सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स। तो लोगों ने क्या किया, जो भी उनके पास 500 और 1000 के नोट्स थे, वो एक तो उन्होंने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिए या फिर उनकी एफडी करवा ली। तो इसीलिए क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन का, कि मनी जो था वो डिपॉजिट किया गया बैंक में, और उसका इंक्रीज रेट कितना था, 14-15% से वो डायरेक्ट 22% से, यानी कि 7 से 8% की वो इंक्रीज हो गई बैंक डिपॉजिट्स में। उसके बाद थर्ड क्या है, कंट्रोलिंग ब्लैक मनी। तो डिमोनेटाइजेशन जैसे ही हुआ तो ब्लैक मनी जो था उस पर कंट्रोल आ चुका था, क्योंकि ब्लैक मनी किस फॉर्म में चल रहा था, 500 और 1000 के नोट्स के फॉर्म में। जैसे ही ये गवर्नमेंट ने इनको लीगल टेंडर नहीं डिसाइड किया, तो फिर क्या होगा, ब्लैक मनी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ चुका था। As the people having black money had deposited in the bank in their saving account and fixed deposits, the black money has reduced to the great extent. According to the government, more than 7,000 crore rupees have been deposited by people in the Jan Dhan Yojana announced by the government. देखिए गवर्नमेंट ने एक जन धन योजना एक क्रिएट किया था कि जिसमें जो था वो बैंक अकाउंट ओपन किए गए थे लोगों के। ठीक है, डिपॉजिट पे, 0 रुपीज़ की डिपॉजिट पे बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए थे। तो उन बैंक अकाउंट में 7,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए लोगों की तरफ से जब भी ये डिमोनेटाइजेशन हुआ। Different experiments are given in respect of black money. The estimate range from rupees 20 lakh crore to 70 lakh crores. But in fact the places of black money are quite different. The main places are either the black money is sent to the foreign countries and it comes back in the transaction by other ways, or secondly black money is invested in land, house property and ornaments. Through the government had adopted the major digital payment, the transactions of number 2 have to 8 ended. According to the report, nearly 50 lakh crore are in existence in our economy in the form of number 2 money. देखिए
कितना अमाउंट बताया गया है, 50 लाख करोड़ अपने इकोनॉमी में ऐसा है जो कि ये क्या है, ये ब्लैक मनी बोला गया है। ठीक है, तो ब्लैक मनी जो होता है वो किस तरह से डिपॉजिट किया जाता है, यानी कि अगर किसी के पास ब्लैक मनी अगर होता है तो वो उस मनी को वाइट मनी में किस तरह से कन्वर्ट करता है। तो उसके पास ऑप्शन क्या होता है, एक तो फॉरेन में भेज देता है वो पैसा पूरा का पूरा, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्विस बैंक में लोगों के अकाउंट है। तो स्विस बैंक में लोगों के अकाउंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है उनका अमाउंट इतना बड़ा हो चुका है कि वो इधर अगर वो पैसे को दिखाएंगे तो इनकम टैक्स उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि आप इतना टैक्स क्यों नहीं भर रहे। इसलिए वो टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बैंक में पैसा भेज देते हैं और फिर उसको किसी तरह से फिर से अपनी कंट्रीज में ला लेते हैं। जैसे कि आपने शिवाजी द बॉस मूवी देखी होगी, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग ट्रस्ट से फिर वो पैसा फिर से उसी कंट्री में आ जाता है, जिस तरह से वो क्या दिखे, फिर वो चैरिटी दिखे। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्म हो गया, और दूसरा क्या है कि आप भाई अपने ही कंट्री में अलग अलग लोगों के नाम पर लैंड ले, फिर हाउस प्रॉपर्टी ले, या फिर गोल्ड या फिर डायमंड वाले ऑर्नामेंट ले। तो इस तरह से भी आप फिर वो ब्लैक मनी को क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं अपने ही कंट्री में। तो दो टाइप्स है, एक तो फॉरेन कंट्रीज में भेजो और उसको किसी तरह से फिर से अपने कंट्रीज में लाओ, या फिर अपने ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के नाम पर लैंड खरीदो, या फिर हाउस प्रॉपर्टी खरीदो, या फिर ऑर्नामेंट्स खरीदो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो डीमोनेटाइजेशन जैसे ही हुआ तो क्या हो गया, ब्लैक मनी कंट्रोल में आ गया। उसके बाद फोर्थ क्या है, डिक्रीज इन बैंक क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लोन देने में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन बैंक क्रेडिट हैज डिक्रीज टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट इन 2015। द रेट ऑफ बैंक क्रेडिट was nearly 10.5%. इट डिक्रीज टू 5.4% आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। देखिए कितना, 50% डिक्रीज हो गया उसके इंटरेस्ट रेट में। 10.5% से डायरेक्ट वो 5.54% पे ही आ चुका था। As a result of credit contracted, the purchasing power of the people has decreased. There has been decrease in the bank credit in the business sector. The businessman decrease in taking credit from the bank. तो बैंक क्रेडिट क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा था। सभी पैसा लोगों का जो था वो बैंक में जमा हो गया था, या फिर लोगों के पास अगर वो पैसा उधार लेते भी है तो उनके पास वो वापस चुकाने के लिए पैसा नहीं था। तो इसीलिए बैंक का जो वो क्रेडिट रेट भी डिक्रीज हो गया था। उसके बाद कौन सा है, तो फिफ्थ है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मोड। देखिए सबसे बड़ा अगर डिमोनेटाइजेशन में किसी का फ़ायदा हुआ होगा तो वो है पेटीएम का। आपने देखा होगा कि पेटीएम के ऐड बहुत ज़्यादा चले थे, और उस टाइम पे फ़ोन पे गूगल पे ये इतना पॉपुलर नहीं था, या फिर आया भी नहीं था शायद। ठीक है, तो लेकिन सबसे बड़ा उसके बाद ये प्लेटफॉर्म डेवलप होना चालू हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ा प्लेयर उस टाइम पे कौन इमर्ज होके आया था, तो पेटीएम होके आया था। As the people should not suffer in their financial transaction, the government of India took step towards cashless economy or cashless transaction. In this respect, government adopted electronic and digital mode payments. The mobile banking service were increased. Though this mode of payment is suffering from certain difficulties and problems, many people have adopted this mode of payment. तो उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने डिजिटल पेमेंट करना चालू कर दिए थे। जैसे कि वो पेटीएम के साथ वो क्यूआर कोड स्कैन करो, मोबाइल नंबर स्कैन करो, बहुत सारे टाइप्स आ गए थे। तो इंक्रीज हो गया था डिजिटल मोड, यानी कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लोग बढ़ गए थे, ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से। और उसके बाद कौन सा है, सिक्स्थ वन, फ्लक्चुएशन इन मनी मार्केट रेट्स। तो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट ये भी हुआ था कि मनी मार्केट के जो रेट थे उसमें भी बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आया था। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन फ्लक्चुएशंस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट मनी मार्केट रेट्स। देयर मनी मार्केट रेट्स, पहला है वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट, फिर दूसरा है कोलैटरलाइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन रेट, फिर तीसरा है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये सारे रेट्स हैं मनी मार्केट के, जो इनके जो रेट है, जो बोरोइंग या फिर लेंडिंग के रेट है, इनमें बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ गया था, क्योंकि मार्केट में कैसा हो गया था, मार्केट अनस्टेबल हो गया था। ठीक है, तो इनके जो रेट्स थे ये क्या हो गए थे, फ्लक्चुएट हो गए थे इनके रेट्स, इंक्रीज और डिक्रीज इनके रेट्स में देखी गई थी। तो ये सारे क्या हो गया, ये सारा था अपना इम्पैक्ट था डीमोनेटाइजेशन का अपने मनी मार्केट के।
कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ मनी मार्केट पे। तो क्या क्या हुआ, फेक करेंसी स्टॉप हो गई थी, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए थे, ब्लैक मनी को कंट्रोल कर लिया गया था, बैंक जो था वो उधार कम हो गया था, बैंक से लेना लोगों का, बिजनेसमैन लोन नहीं ले रहे थे। फिर फिफ्थ है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो गए थे, और मनी मार्केट के जो रेट्स है वो क्या हो गए थे, वो फ्लक्चुएट हो गए थे। तो ये था अपना फोर्थ चैप्टर मनी मार्केट वाला। तो अपन ने इसको अभी पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले अपन ने पहले लेक्चर में देखा था मनी मार्केट, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसका स्ट्रक्चर देखा था। फिर सेकंड यूनिट में अपन ने देखा कंपोनेंट्स और फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंस्टीट्यूट्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। और अभी हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन मनी मार्केट। तो इस तरह से अपना ये मनी मार्केट चैप्टर अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।